Hey everyone, welcome to my channel and today we are starting a series of one shots जिसके अंदर आपकी जो भी बीकॉम के एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए अपन वन शॉट जो है अपलोड मैं कर दूँगी सो दैट यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन स्टडी बेटर फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BCOC 132 दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेल या कुछ ऐसा होता है जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो, बट इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस। आपने एक बार कोई सामान किसी को बेचा एंड आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया, वो आप बिज़नेस में नहीं काउंट करते। बिज़नेस में आप कंटिन्यूस एक्सचेंज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ये सब आप करते हो। अब बिज़नेस जो है ऑर्गेनाइजेशंस वो क्लासीफाई होते हैं 4 टाइप्स में। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी एंड फोर्थ इज़ कोऑपरेटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप एक सिंगल ओनर हो, आपने जो भी अपना बिजनेस करना है वो आप अकेले से करते हो, आप मैनेज अकेले करते हो, आप हैंडल अकेले करते हो, आपके पास कोई भी दूसरा कोई पार्टनर नहीं है। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड की या फिर आपने कोई दूसरा इंसान ले लिया जो आपके साथ ही आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प कर रहा है, आपके काम वगैरह करवा रहा है, तो वो होता है आपका पार्टनर। थर्ड है एक कंपनी। कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है और एक प्राइवेट कंपनी भी होती है। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% से ज़्यादा होती है, और प्राइवेट कंपनी होती है जो ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी खूब सारे प्राइवेट वाले लोग होते हैं। 50 के अंदर वाले जो लोग होते हैं, मेंबर्स जिसके होते हैं 50 से अंदर, वो होते हैं प्राइवेट कंपनी वाले, ठीक है। नाउ कोऑपरेटिव्स। आप सबने सुना होगा कोऑपरेटिव्स का नाम, जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना कॉपरेशन बनाते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जैसे किसान के कोऑपरेटिव्स होते हैं जिसके अंदर सारे किसान इकट्ठे होके अपनी फसल का जो भी उनको करना होता है, जितनी प्राइस में उनको बेचना होता है, फिर वो अपने हिसाब से करते हैं ताकि अंदर के जो भी कोऑपरेटिव के जो लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो ये होता है कोऑपरेटिव्स। इन सब के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक यानी जिसके अंदर आप कुछ कमा रहे हो, जिससे आपके पास कुछ इनकम हो रही है, कुछ पैसे आपके पास आ रहे हैं। मॉनेटरी गेन जिसके अंदर होता है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि एक टीचर की एक्टिविटी, जो टीचर जो है स्कूल में पढ़ा रही है एंड उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसके अंदर कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ा के अपने पैसे सैलरी लेती है तो वो इकोनॉमिक में जाता है, वैसे ही कोई लेडी है जो घर पे बच्चों को, खुद के बच्चों को पढ़ाती है बिना कोई पैसे लिए, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से आप जो है अपना पैसे कमाते हो, एक मॉनेटरी गेन करते हो, आपके पास पैसे आते हैं। बिजनेस के अंदर होता है प्रोडक्शन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ उसके अंदर आप क्या लेते हो, एक प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। बिना प्रॉफिट का कोई भी बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रोफेशन, यानी पर्सनलाइज्ड सर्विस बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। आपने किसी चीज़ में अपने स्पेशलाइज किया है अपने आप को, आपने कुछ ऐसी पढ़ाई की है जिसके बाद में अगर आपको कोई भी कुछ काम दे तो आप उस फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो उस फील्ड में, वो होता है प्रोफेशन। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, वर्क असाइंड अंडर एन अग्रीमेंट और रूल्स ऑफ सर्विस। यानी ये जो वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स वाले वर्कर, वो एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, उनके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल नहीं है, बट उनको लिया जाता है अगर आपको कुछ दूसरा उनसे कुछ काम वगैरह करवाना होता है। अब इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ यानी जो कुछ प्रोड्यूस करती है, जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके अंदर आती है आपके नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। नेचर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर गुड्स। इन्वेस्टमेंट, हैवी वर्सेस लाइट इंडस्ट्रीज। एंड साइज जो होती है स्मॉल वर्सेस लार्ज। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एरिया रह गया था, एरिया होता है रीजनल, नेशनल, मल्टीनेशनल। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज,
जो भी अपन ने पढ़ी थी, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर आप कुछ नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हो, आप कुछ पृथ्वी से, अर्थ से आप कुछ ले रहे हो, जैसे माइनिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये सब जो है आप नेचर से आप ले रहे हो, आप अर्थ के अंदर से ये सारी चीज़ें ले रहे हो, तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो होगी एक्सट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज जेनेटिक। जेनेटिक यानी आप कुछ रिप्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कर रहे हो, जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गई, पोल्ट्री हो गई, नर्सरीज हो गई, ठीक है, ये सब होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि आप कुछ उससे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपने जो भी ये एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल उठाया था उसको आप एक फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो आपने ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल से आपने लिया था, जैसे आपने सीमेंट ली थी, मैन्युफैक्चरिंग से आपने बनाई थी अलग अलग टेक्सटाइल्स, तो उसमें क्या हुआ, ये जो सीमेंट और टेक्सटाइल से आपने जो मिला के क्या बना दी, एक बिल्डिंग बना दी, तो ये क्या हो गई, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, तो ये होगी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड, कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो एंड जो कस्टमर है उस गुड का, उस प्रोडक्ट का, वो एक कंज्यूमर है, यानी मैंने ब्रेड ली है और मैं वो ब्रेड खाने के लिए ली है एंड मैं वो ब्रेड एंड जो है अपने खाने में ही करूँगी। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, मैंने जो है वो ब्रेड ली है, अब उस ब्रेड से मैं केक बनाऊंगी या फिर कुछ भी मैं उसका करूंगी और वो मैं बाद में दूसरों को बांटूंगी बना के, जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ, तो वो हो गए प्रोड्यूसर गुड्स। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, हैवी और लाइट। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल यानी लघु उद्योग और लार्ज स्केल यानी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो। एरिया, रीजनल, नेशनल, मल्टीनेशनल, यानी किस एरिया में आपका काम है, आपका काम छोटे एरिया में है, आपका सिर्फ रीजनल में है, या फिर आप सिर्फ इंडिया में काम करते हैं, या फिर आप इंडिया के बाहर भी आपका कुछ काम है, तो डैट इज रीजनल, नेशनल और मल्टीनेशनल। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। कॉमर्स होता है आप किसी भी चीज़ को ट्रेड करना, ठीक है, बाइंग सेलिंग, ये सब एक चीज़ कॉमर्स में आती है। कॉमर्स कनेक्ट्स प्रोडक्शन विद कंजम्पशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या अपन इंक्लूड करते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, ट्रेड करना होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बेचना और ख़रीदना गुड्स एंड सर्विसेज का। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, आप बेच और ख़रीद कैसे सकते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर होता है होलसेल एंड रिटेल। होलसेल यानी जो खूब सारा सामान बनाते हैं और वो एग्जैक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, आप बना के रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जो गोदाम वगैरह और जो मैन्युफैक्चर वगैरह करते हैं वो होलसेल में करते हैं, और जो ये छोटी जो दुकानें आपको जो मिलती है जिसमें अलग अलग टाइप के खूब सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो हो जाता है रिटेल। फिर ये होता है अपन का इंटरनल, क्योंकि ये सब इंटरनल काम चल रहा है। नाउ एक्सटर्नल के अंदर होता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट को अपन एंट्रीपोर्ट भी कह सकते हैं। इम्पोर्ट यानी बाहर से कुछ मंगाया, अपने यूनाइटेड नेशन से अपन ने क्या मंगाया, कोई शैम्पू या वगैरह और अपन के जो आता है मेकअप का सामान वो आया, तो वो अपन ने इंडिया में इम्पोर्ट किया। अब यहाँ से क्या जाता है कहीं पे भी, यहाँ से क्रूड ऑयल का पता नहीं शायद, बट कोई ऑयल वगैरह और कोई जाता है, जैसे फर्नीचर जो है वो जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम जाता है बाहर किसी अलग देशों में, तो वो होता है एक्सपोर्ट। अब री एक्सपोर्ट या फिर एंट्री पोर्ट क्या होता है, जैसे कि दो देश है जिनके आपस में बातचीत नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान को कुछ ऐसा सामान चाहिए जो इंडिया के पास है, बट दोनों में क्योंकि बातचीत नहीं है, तो अब कैसे सामान पाकिस्तान मंगाएगा, तो पाकिस्तान विल टेल दिस टू सम अदर कंट्री, सम फ्रेंड नेशन ऑफ इंडिया, किसी दूसरी कंट्री को कह दिया, और अब इंडिया ने जो है जो सामान पाकिस्तान को चाहिए था वो सामान अब पहुंचाया फॉर एग्जांपल रशिया में। अब रशिया से जो सामान वापस पाकिस्तान जाएगा वो हो जाएगा एंट्री पोर्ट, यानी इसके अंदर 3 कंट्रीज़ जो है वो शामिल होती है, एक जिसको चाहिए, एक जो मांग रहा है और एक जो दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट।
अब एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अपन एक चीज़ इसको बोलते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो ट्रेड करने के लिए अपन को चाहिए रहती है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें वो जो है वो ट्रेड करते हैं अपन, और वो चीज़ जो है ख़राब जल्दी हो सकती है, वो उसका कुछ भी गलत हो इस्तेमाल हो कर सकता है, कुछ ख़राब हो सकता है उसका, ठीक है। तो वो है एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके अंदर आते हैं अपन के 5 चीज़ें: ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग। टाइम हिंड्रेंस नहीं होता है, रिमूव्स, इधर आ जाएगा रिमूव टाइम, और इसमें आएगा रिमूव प्लेस, ठीक है। वेयर हाउसिंग में आपको चाहिए प्लेस, ठीक है। एड्स टू ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रिमूव्स टाइम हिंड्रेंस। टाइम हिंड्रेंस क्या होता है, क्या आपको जल्दी कहीं पे माल पहुंचाना है, ख़राब नहीं हो जाए, तो आप ट्रांसपोर्ट कर देते हो मालगाड़ी में, एरोप्लेन वगैरह के ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। वेयर हाउसिंग, आपका कोई सामान है जो ख़राब हो जाएगा एंड यू नीड टू कीप दैट, जैसे कोई भी आप किसान हो एंड आपको कोई सामान, आपकी फसल है वो ख़राब हो जाएगी जल्दी, तो आप क्या करोगे, उसको एक गोदाम में रखोगे, तो वो प्लेस का हिंड्रेंस हो गया। रिमूव्स रिस्क इंश्योरेंस, आपका कोई सामान जो है, अब फसल जो है वो कोई खा गए चूहे वगैरह और कोई ऐसी चीज़ों ने फसलें ख़राब कर दी, तो आपके क्या काम आएगा, इंश्योरेंस। फिर एडवर्टाइजिंग, आपने कुछ बनाया एंड यू वांट पीपल टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट लगाओगे, उसको अखबार में लगाओगे, बैनर लगाओगे, तो ये जो है आपका नॉलेज का जो हिंड्रेंस है वो ख़त्म करेगा। क्योंकि जब तक लोगों को नॉलेज नहीं होगा कि आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, किस चीज़ के लिए बना रहे हो, तो लोगों को पता कैसे चलेगा आपका प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। और बैंकिंग जो है रिमूव्स फाइनेंस का हिंड्रेंस, आपको पैसे चाहिए, यू नीड टू ओपन अ न्यू शॉप, तो आप किसके पास जाओगे, आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, आप बैंक के पास जाओगे, उनसे आप लोन लोगे एंड जो है आपका फाइनेंस का जो हिंड्रेंस है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब अपन करते हैं MSME। अभी बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है, लोगों को ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, डैट इज़ MSME। हर जगह आपको कोई भी नया टॉपिक लगेगा ना, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन तो इसका आता है, डैट इज़ MSME, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। लघु उद्योग, उससे भी लघु उद्योग और उससे थोड़े बड़े उद्योग, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम वाले। अब MSME are vital to India's economy for services and manufacturing, defined in the MSMED Act 2006 by investment levels। MSME क्या होता है, सबसे एक जो है उद्योग होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे वाले उद्योग होते हैं, एक उससे बड़े उद्योग होते हैं और एक उनसे बड़े उद्योग होते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी औरतें होती है, गांव के लोग वगैरह और है जो भी लोग हैं वो काम करते हैं, वो पैसे कमाते हैं और वो जो भी सामान बनाते हैं वो बेचते हैं। अब उनके पास वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे उनके पास क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह होगी, तो उसके लिए एक एक्ट लाया गया, MSMED एक्ट 2006। इसके अंदर जो भी ये छोटे जो उद्योग हैं इनको सस्ते में आप लोन मिलता है, इनको सब्सिडी मिलती है, टैक्स की ना जो भी सब्सिडी है वो मिलती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलना देते हैं, कुछ उनके ऊपर भी सब्सिडीज़ मिलती है। तो ये जो है छोटे जो उद्योग है इनको ऊपर बढ़ाने के लिए एक ये एक्ट लाया गया है, MSME एक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपके पास ये एक उद्योग है एंड आप ये चला रहे हो, तो वो आपको बेनिफिट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एन एंटरप्रेन्योर कंसीव्स a business idea, mobilizes resources and assumes risk. Traits often include independence, goal orientation, optimism and hard work। यानी एक जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, ये अपन ने ना बहुत यूट्यूब वगैरह पे और ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, इंस्टा पे हर जगह ऐसी ये चीज़ चलती रहती है कि बिजनेसमैन क्या है, उसने एक तरबूज लिया 20 रुपये में, उसने वो बेच दिया। बट एक एंटरप्रेन्योर कौन है, उसने वो बिजनेसमैन से वो एक तरबूज लिया, बट उस तरबूज को काटा, उसको डिज़ाइन किया, उसका जूस बनाया, वो 20 रुपये के तरबूज को उसने 180 में बेच दिया, तो वो कौन हुआ, वो एंटरप्रेन्योर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इनोवेशन क्या होता है, एक इनोवेशन, इन्वेंशन और क्रिएटिविटी, ये तीनों जो है ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती है, बट लोगों को लगता है कि ये सारी सेम ही हैं। बट इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़, सॉल्यूशंस, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज़ इनटू
प्रोडक्ट्स, वो होता है इनोवेशन। इन्वेंशन, क्रिएशन ऑफ न्यू डिवाइसेस और प्रोसेस। और क्रिएटिविटी, प्रोड्यूसिंग यूजफुल आइडियाज। इनोवेशन के अंदर आप नए आइडियाज़ लेके आते हो, ठीक है, नए आइडियाज़ लेके आते हो। ऐसे आइडियाज़ होते हैं वो जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक प्रोडक्ट को, ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन होता है आप उससे कुछ नया बना रहे हो, दैट इज़ इन्वेंशन। और क्रिएटिविटी क्या होती है? वो तो आपका दिमाग होता है कि आप किस चीज़ से क्या बना सकते हो। लोग अभी पता है ना, वो पत्तों के ऊपर वो कुछ कट करके और वो फोटो बना देते हैं कुछ, ठीक है, लोगों की। और तो वो होता है क्रिएटिविटी, आप क्या नया बना सकते हो उस एक चीज़ से जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वो होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। हु इन्वेंटेड बल्ब, तो वो था इन्वेंशन, आपने कुछ नया डिवाइस बनाया है, इसलिए वो इन्वेंशन है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनोवेशन, इंक्रीमेंटल, डिस्क्रप्टिव, आर्किटेक्चरल एंड रेडिकल। इंक्रीमेंटल क्या होता है? किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आपने कुछ नया इनोवेशन डाला है, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव, क्रिएट्स ए न्यू मार्केट वैल्यू चेंज, कुछ आपने नया बना दिया है, किसी पहले वाली चीज़ को हटा के कुछ नया, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल, यानी आप उसको अलग अलग वे से इम्प्लाई कर रहे हो, आपकी वो जो इनोवेशन जो है आपकी। नेक्स्ट इज रेडिकल, रेडिकल यानी रेवोल्यूशनरी, कुछ एकदम ही अलग ही, एकदम ही हटके, वो हो गया आपका रेडिकल। कमिंग टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सबसे पहले है मेक इन इंडिया, यानी कि आपने जो भी बनाया है, जो भी प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो सब आपने इंडिया के अंदर ही किया है वाया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट इज मेड इन इंडिया, यानी जो भी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है इंडिया के अंदर, अब उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे, दैट इज़ कि जो है ये मेड इन इंडिया का है। डिजिटल इंडिया, यानी कि जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज की जा रही है ताकि एक अच्छा सा रिकॉर्ड उनका मेंटेन हो सके। खूब सारे जैसे गवर्नमेंट के अब ऐप्स, प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स जो है ये सब आ चुके हैं, अलग अलग काम की, अलग अलग चीज़ के। आपको कुछ भी चाहिए तो आप अलग अलग वेबसाइट्स पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके आप ये काम करना ढूंढ सकते हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो। अब हर एक चीज़ डिजिटलाइज की जा रही है। स्टार्टअप इंडिया एंड इंक्यूबेटर्स, यानी कि आप जो नए उगते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनकी फंडिंग के लिए आप जो है एक स्टेप ले रहे हो। फिर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC। इसके अंदर जो है ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है NSDC। इसके अंदर जो भी कम पढ़े लिखे या फिर पढ़े लिखे जिनको भी कोई स्किल सीखनी है, वो स्किल सरकार उनको सिखाती है, ठीक है। ये होता है NSDC। नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एंड बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपकी कोई कंपनी है, आप उसके अंदर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना रहे हो, बट अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ अपने देश को, पब्लिक को कुछ दो, क्योंकि आप पैसा भी तो पब्लिक से ही कमा रहे हो। बिकॉज आप पैसा पब्लिक से कमा रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनके लिए कुछ करो, डैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। CSR combines ethics and responsibility in business decisions towards stakeholders like workers, consumers, community, and the environment. CSR is shaped by increasing media influence, consumer expectations, and global norms. अब इसके अंदर के CSR थ्योरी क्या होती है? वॉलेंटरी वेलफेयर इम्प्रूविंग एक्शन, यानी आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सोसाइटी में, वर्कर्स कंडीशंस में, कंज्यूमर्स में, कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है। स्टेक होल्डर के लिए सारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट को आप ध्यान में रखोगे। ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट। आपने कोई प्रॉफिट बनाया, अब आप उसको पीपल में आप कैसे दोगे और उस चीज़ का प्लैनेट पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि आप इन्वायरमेंट को ऐसा क्या दे सकते हो, ऐसा क्या कर सकते हो जिससे जो है एक खुशहाल इन्वायरमेंट बने। तो आप क्या करोगे? आप खूब सारे प्लांट्स बनाओगे, उगाओगे, सॉरी, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट किसी एक कंपनी में आई गेस इन्फोसिस ने खूब सारे जो है पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए थे, तो उससे जो है हाइजीन मेंटेन रहती है, लोगों की गंदगी नहीं फैलती है।
तो ऐसे जो है आपको करवाने पड़ते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स इन्फोसिस और नॉट, यू कैन कॉमेंट डाउन ये कौन सी कंपनी थी, ठीक है। अब नाउ वी हैव डन विद दिस ब्लॉक 1, व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस। ये जो है ये आप खुद अपने लिए कर देना, क्वेश्चंस आंसर कर देना, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना कितना आता है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कमिंग टू ब्लॉक नंबर 2, बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोल कौन कौन से जो है फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। पहला है सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो है बिजनेस ओन, मैनेज, ये सारी चीज़ें जो है एक सिंगल आदमी करता है, एक सिंगल एंटिटी, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो करता है, ठीक है। सॉरी। तो जब हर एक चीज़ वो अकेला इंसान मैनेज कर रहा है तो उस पर जो भी जो रिस्क है, जो भी प्रॉफिट है, वो भी तो वो अकेला आदमी ही लेगा। तो जो भी ये रिस्क होता है वो भी सारा एक ही आदमी बेयर करता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी उस अकेले आदमी का होता है। द नेक्स्ट इज सोल ट्रेडर का फीचर्स, ठीक है। क्या क्या है फीचर? इंडिविजुअल ओनरशिप है, इंडिविजुअल कंट्रोल, कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है बिजनेस और ओनर में, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एक ही आदमी के है, खूब सारी लाइबिलिटी होती है, अगर वो लाइबिलिटी पे नहीं कर पाता है तो उसके पर्सनल एसेट्स को भी उसको बेचना पड़ता है लाइबिलिटी उतारने के लिए, ठीक है। और मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़, बहुत ही कम जो है फॉर्मेलिटीज़ की हमें ज़रूरत होती है। इसके मेरिट्स ईजी है, सस्ते में खुल जाता है, डायरेक्ट प्रॉफिट है, क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है कि आपको क्या कब करना है, ठीक है, कब क्या करना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, जब मन हुआ दुकान खोल दी, जब मन हुआ घर पे बैठे, ठीक है। हाई लेवल ऑफ सीक्रेसी, सिर्फ आपको पता है कि आपकी दुकान में क्या क्या काम चल रहा है, आपके सोलो प्रोप्राइटर में क्या क्या काम चल रहा है। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि कम है, आप अकेले हो, यूनिट में अकेले इंडिविजुअल हो, तो सब आपको ही करना है। फिर अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर बहुत सारा काम आ जाएगा तो आप अकेले कैसे निपटाओगे वो काम को, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, खूब सारा लाइबिलिटी। लेस स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर ओनर ख़त्म तो बिजनेस भी ख़त्म। नो एक्सटर्नल चेक्स एंड लिमिटेड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो पार्टनरशिप करते हैं, 2 लोग हो गए, 2 लोग तो मिनिमम होते हैं, रिक्वायरमेंट है इसकी कि 2 लोग तो होने ही चाहिए, फिर आप देख सकते हो आपको कितने भी लोग चाहिए, 2 4, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ये किसके अंदर लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके फीचर्स क्या होते हैं? मिनिमम 2 लोग तो पार्टनरशिप में चाहिए, आप अकेले किससे पार्टनरशिप करोगे, ठीक है। 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, मैक्सिमम आप ले सकते हो 50, ये बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। और क्या इसका फीचर है? आप एक एग्रीमेंट बनाते हो, या तो ओरल एग्रीमेंट या फिर एक रिटन एग्रीमेंट। बेहतर ये होता है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट बनाओ, बिकॉज रिटन में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपके पास एक प्रूफ हो जाता है लिखित में। ओरल में किसने कब क्या बोला किसको याद, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है एज पर द अग्रीमेंट, कितना अग्रीमेंट हुआ है, मुझे 3:4 में चाहिए, 4:2 में चाहिए, ये वाला, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी दोनों की होती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, आप शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इसके अंदर आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? इसके अंदर और डिटेल में एक्टिव का नहीं लिखा है, इसलिए आप सुन लो। एक्टिव पार्टनर जो पूरा एक्टिव रहता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, सारा काम बेचारा करता है, रोज़ आता है ऑफिस, रोज़ काम करता है, ठीक है, ध्यान रखता है। स्लीपिंग पार्टनर जिसको कोई मतलब नहीं है बट उसका पैसा लगा हुआ है, तो जब भी वो रोज़ रोज़ नहीं आता है काम करने, उसको पता है कि कोई है जो काम कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट लेता है, वो जो भी लॉस होता है वो भी वो शेयर करता है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर जिसका बहुत ही कम जो है काम होता है। पार्टनर इन प्रॉफिट जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, जिसका जो सिर्फ प्रॉफिट खाने आता है और उसका लॉस में कोई भी हक नहीं है। लिमिटेड पार्टनर क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय आपका अग्रीमेंट में जितने आपने शेयर दिए हैं उस हिसाब से आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर आपके शेयर 3:4 में है, ठीक है, तो जो भी आपका शेयर का जो है 3:4 उसके अंदर ही आप जो है लाइबिलिटी पे करोगे, उससे ज़्यादा हो गया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। जनरल पार्टनर्स, एक जनरल पार्टनर ही होता है। पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि जो आप
सिर्फ एक नाम यूज़ करने के लिए दे देता है कि मेरा नाम ले लेना, जस्ट ना, अब मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, लेकिन नाउ यू कैन यूज़ माई नेम, तो लोगों को लगेगा कि अरे मेरी कंपनी है, उसके ऊपर लाइबिलिटी हो जाती है क्योंकि उसने लोगों को बोल रखा है कि वो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, बट उसको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रिटर्न, तो वो सिर्फ अपना नेम देते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, फर्म की नेम, फर्म का डेट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग, किसका प्रॉफिट कितना होगा, किस पार्टनर का रोल क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी से ही आप ध्यान में रखते हो कि किसको कितना प्रॉफिट देना है, किसका कितना लॉस होगा, अगर कभी अपन ने ये बंद कर दिया तो कौन किसको कितना रुपए देगा, ठीक है। अब इसके अलग अलग मेरिट्स और लिमिटेशंस होते हैं। मेरिट्स क्या है? मोर रिसोर्सेज, क्योंकि खूब सारे लोग हैं तो खूब सारे रिसोर्सेज। बैलेंस्ड मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, सब एक ही इंसान को सारा काम तो नहीं करना है। इजी फॉर्मेशन एंड फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। लिमिटेशंस है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो तो सब में होती है। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेरी किसी से बनी नहीं, उनकी मुझसे बनी नहीं, हम दोनों में लड़ाई हो गई, कंपनी बंद, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर टू कंपनीज, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर, लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनीज, ठीक है। इंस्टेबिलिटी, इफ़ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज और पार्टनर्स लीव, किसी दूसरे का काम अब कौन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक बिल्डिंग है, या फिर एक बिल्डिंग नहीं तो आप जो डिजिटल वाले होते हैं उनके पास बिल्डिंग भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसा नाम है कंपनी जो सिर्फ लॉ के अंडर जो है रहता है, एक अलग ओनर है। कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके शेयर्स जो है डिवाइडेड रहते हैं, और जो कंपनी है वो अलग होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। समझ में आया? कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं होती है, बट जो सरकार, जो कोर्ट है, जो लॉ है, वो क्या मानता है? कंपनी को एक अलग इंसान मानता है, आर्टिफिशियल, जिसके खुद के ऊपर ना कंपनी किसके नाम है, कंपनी खुद के नाम पे, आपका कोई शेयर है वो किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कंपनी की है, आपकी नहीं है, ठीक है। ये सब किस चीज़ में लिखा गया? कंपनीज एक्ट 2013 में। नाउ फीचर्स, क्या क्या इसके फीचर्स है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड इसकी लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन? ये होता है कंपनी, कोई भी आदमी मर गया, जिंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनी तो एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है, तो वो क्या करेगी? कंटिन्यू टू ग्रो, मतलब वो कंटिन्यू चलेगी। पीपल मे कम एंड गो बट कंपनी लिव्स फॉरएवर। अब ट्रांसफरेबल शेयर्स, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं शेयर्स, ये पार्टनरशिप में शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है, और इसको जो मैनेज करते हैं वो डायरेक्टर्स करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टाइप्स है? प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन एंड स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, पब्लिक कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का शेयर है वो 51% से ज़्यादा होता है, वन पर्सन जो एक इंसान की कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी यानी कि जिसका जो टर्नओवर है वो कम होता है। अब इसके मेरिट्स क्या है? लार्ज कैपिटल वो रेज कर सकते हैं क्योंकि वो तो कंपनी है। लिमिटेड रिस्क फॉर शेयर होल्डर्स, सबके रिस्क लिमिटेड होते हैं क्योंकि उसके अंदर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है, लोग ना, इंसान के ऊपर नहीं होती है उसके अंदर। फिर कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी रहती है। स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी अच्छा खासा पैसा कमाने का स्कोप रखती है। लिमिटेशन, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रेगुलेशन, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रेगुलरिटीज़ तो लगेगी ना, तो वो हो जाता है लिमिटेशन अपना। लेस सीक्रेसी, क्योंकि हर एक चीज़ बतानी पड़ेगी,
सबको बतानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको ऑपरेट जो करा उसको बताना पड़ेगा कि अपन ने कंपनी में ये चेंजेस करने हैं, ये चेंजेस किए हैं। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स में हैव लिमिटेड कंट्रोल, क्योंकि जिसके पास कम स्टेक है, कम शेयर्स है, वो उसके पास तो कम ही कंट्रोल होगा उसका। फिर डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो, क्योंकि इतने सारे लोग जब कोई डिसीजन लेंगे तो खूब सारे जो है मनाही भी होगी, खूब सारे लोग उस चीज़ के बारे में हाँ भी करेंगे, तो हर एक चीज़ को अपन ना हाँ कर सकते, हर एक चीज़ को ना अपन ना कर सकते। तो इस चीज़ को एक पॉइंट पे आने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है, तो इसलिए वो स्लो हो जाती है। अब है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एसोसिएशंस जो इकोनॉमी वेलफेयर चाहती है और उसके अंदर जो मेंबर्स है वो उनका एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसे अभी ना बहुत सारी कोऑपरेटिव जो है वो पकड़ी गई, मे बी वो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह और ऐसी जो सोसाइटी थी वो पकड़ी गई। उसके अंदर वो क्या करते थे, पैसे लेते थे कि हम आपके पैसे बढ़ा के करेंगे, एक म्यूचुअल बेनिफिट होता था सबको, जो भी कम ना उसमें पार्ट लेते थे सब कोऑपरेटिव के मेंबर होने लगे थे, तो वो पैसे लेके भाग गए, ठीक है। ये कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, आप कंट्रीब्यूट करते हो और एक सारे जो लोग होते हैं उनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। फीचर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, वन मेंबर वन वोट, सर्विस मोटिव है ओवर प्रॉफिट, क्योंकि सबको इनको जो प्रॉफिट है जो वो बांटना है, तो क्या भले बनते हैं ये लोग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए सर्विस मोटिव ओवर प्रॉफिट एंड लिमिटेड रिटर्न्स, कम रिटर्न्स मिलते हैं इनको। नेक्स्ट मेरिट्स, हर एक चीज़ के मेरिट होते हैं, हर एक चीज़ के लिमिटेशन होते हैं, वैसे ही इसका भी एक मेरिट है, इसका भी लिमिटेशन है। मेरिट, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं उनका प्रोटेक्शन, डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन, लिमिटेड इसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि अगर कोई जो है वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है तो उसके पास रिसोर्सेज जो है वो भी तो कम ही आएंगे। वीक मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एड। नेक्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, जो एंटरप्राइजेस दैट आर पब्लिकली ओन्ड, जो सरकार की होती है। उसके अंदर क्या क्या टाइप होते हैं, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब डिपार्टमेंटल क्या होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो उसके ऊपर कौन काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ना सरकार का सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पे होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर, और वो डिपार्टमेंट को कौन कैसे फाइनेंस होता है, वो बजट जो बनता है ना, यूनियन बजट, उसके हिसाब से वो फाइनेंस होता है। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, इसीलिए वो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट, ऑटोनमस एंड फ्लेक्सिबल। जैसे अलग अलग ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो जो होते हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं। एक अब होती है गवर्नमेंट कंपनी, जिसके अंदर 51% जो है शेयर होल्डिंग वो जो होती है वो सरकार की होती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, फंडिंग गवर्नमेंट की है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट का है, पब्लिक पॉलिसी ओवरसाइट, ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड विद नेशनल डेवलपमेंट, आप जो है सर डेवलपमेंट चाहते हो, अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, आप किसको अकाउंटेबल हो, आप सरकार को अकाउंटेबल हो। अगर कोई सिविल सर्वेंट ने कुछ कर दिया, कांड वगैरह कर दिया, तो किसको अकाउंटेबल है, वो सरकार को अकाउंटेबल है। मेरिट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ओवर प्रॉफिट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली पावर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो है सोशल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट नहीं चाहिए इनको, एक डेवलपमेंट चाहते हैं ये लोग, मोनोपोली पावर यानी एक इंसान की पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं, और इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लिमिटेशन, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, घूसखोरी जो होती है, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सर नेता लोग बीच में घुस जाते हैं, क्या हमारा है ये तो हम करेंगे, हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वगैरह, और तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, क्योंकि कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, किसी को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोई किसी को इतना शौक नहीं है ज़्यादा काम करने का,
तो कोई काम नहीं करता है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वेरीज बाय टाइप, किसको कितना मिल रहा है, कौन अंदर कितनी घूसखोरी कर रहा है, हु नोज। अब है इंटरनेशनल बिजनेस एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस जो है वो देश के बाहर से भी होते हैं, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो सब इंटरनेशनल तरीके से रहता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फैसिलिटेट्स ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन, यानी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, टेक्नोलॉजी से लोग पता चलता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंसेस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कोई कंपनी कोई जगह इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा कर रही है अपना, उसका माल अच्छा चल रहा है, किसी को थोड़ी सी ऐसे ना कंपटीशन वगैरह और हुआ कि मैं भी ये अच्छा कर सकता हूँ, हमारी कंपनी भी अच्छा कर लेगी, तो वो एक कंपटीशन में आ जाते हैं और वो एक दूसरे से अच्छा बनने की, अच्छा करने की, अच्छा प्रॉफिट कमाने की चाह करते हैं। इम्प्रूव्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, और ज़्यादा चॉइस आती है ना कंज्यूमर्स के पास में कि नहीं अपन ये भी सामान खरीद सकते हैं, अपन वो भी सामान खरीद सकते हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। एमएनसीज क्या होती है, एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो कहीं और की जो कोई कंपनियाँ होती है वो अलग अलग देशों में अपनी फर्म्स, अपनी कंपनियाँ खोलती है, उसको अपन कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। सब्सिडरीज जो है अपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में जो फैलाते हैं वो हो जाते हैं एमएनसीज। इसका फीचर क्या है, ये बहुत लार्ज साइज की होती है, ये बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर जो है फॉरेन एसेट सेल्स और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होता है। मल्टी प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें बनाती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल फोर्सेस, कॉमन स्ट्रेटेजिक विजन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के द्वारा। रीसेंट ट्रेंड्स और इश्यूज ऑफ एमएनसी, अभी क्या हो रहा है एमएनसी, इसके अंदर रीसेंट ट्रेंड क्या आ रहा है, वो आ रहा है रैपिड एक्सपेंशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। जैसे बहुत सारी कंपनियां एमएनसी जो है वो इंडिया में आ रही है, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास बहुत दिमाग है। तो अब ये क्या चाहती है कंपनियां कि यहाँ के लोग जो है वहाँ पे उन कंपनियों में काम करें और एक पैसा बना पाए ये कंपनियां उनसे, ठीक है। सम कंसर्न्स, क्या क्या इसके कंसर्न है, जैसे सबसे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी एज एन एमएनसी, तो वो आई थी लेकिन फिर उसने डोमिनेट कर लिया, तो वैसे ही एक डोमिनेंस, ट्रांसफर प्राइसिंग, रिलक्टेंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये सारी जो चीज़ें ये एक थोड़ा खतरा भी बनाती है। कौन कौन सी एमएनसीज इंडिया में, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ओएनजीसी विदेश, टाटा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अब ये जो है क्वेश्चंस खुद से आप ये कर सकते हो आई गेस, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस जो है ये आप कर लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 3। अब व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट जैसे शब्द से पता चलता है मैनेज करना, किसी चीज़ को मैनेज करते हो आप, प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करना किसी चीज़ को, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, जिससे जो है अपना जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। एफिशिएंसी क्या होती है, जिसके अंदर कॉस्ट का यूज़ होता है, और एफिशिएंटली क्या होता है, जिसके अंदर टाइम का यूज़ होता है। तो कॉस्ट और टाइम जिसके अंदर बराबर हो, एकदम कम टाइम में कम कॉस्ट में काम हो जाए, एकदम अच्छे से ऐसा अपन प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट कंट्रोल करें कि कोई चीज़ एकदम आराम से ऐसे हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन टू ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है, जैसे अपन ने डेफिनेशन में क्या बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो यही इसके फीचर्स है, ठीक है। कोर फंक्शंस, प्लानिंग यानी आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, आप कुछ प्लान करते हो, ठीक है, कि अपन को ये काम करना है, यू मेक अ रफ आउटलाइन ऑफ इट, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लानिंग। फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, अब जो आपने डिसाइड किया है वो सारे रिसोर्सेज जो है वो आप लेके आते हो। डायरेक्टिंग, अब आप के अंदर खूब सारे अंडर में काम करने वाले होंगे, तो आप अब उनको काम बता रहे हो कि आपको ये काम करना होता है। नाउ कंट्रोलिंग, आप उन सारी जो काम कर रहे हो उनकी परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर रहे हो, वो होता है कंट्रोलिंग, ठीक है।
प्लानिंग इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए प्लान करते हो? आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, क्योंकि पास्ट में तो वो हो चुका है। प्रेजेंट को प्लान करने की क्या ज़रूरत है? प्रेजेंट तो अपने आप चल रहा है। आप क्या प्लान करते हो? आप सिर्फ फ्यूचर प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या क्या करते हो? फोरकास्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्लान फॉर्म्यूलेशन। अब स्टेप्स इन प्लानिंग, सबसे पहले आप क्या देखते हो? आप इंटरनल एनवायरनमेंट देखते हो, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हो, यानी आप इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, आप ये सब आप पहले देखते हो, गौर करते हो इन सारी चीज़ों पे। और फिर आप अपना एक दूसरा ऑल्टरनेटिव प्लान भी रेडी रखते हो कि व्हाट इफ़ पहला वाला प्लान नहीं चला तो। थर्ड है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स, ठीक है। फिर फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। फिफ्थ इज forecasting and establishing planning premises. Now you are establishing it, ठीक है। ये स्टेप्स है। सबसे पहले आपने देखा बाहर क्या चल रहा है, फिर आप आए, आपने डेवलप किया, एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एक नया दूसरा प्लान भी बनाया कि व्हाट इफ पहला वाला प्लान फेल हो जाए। फिर आपने देखा कि कौन सा प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए है। फिर आपने जो है इम्प्लीमेंट किया अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, एंड नाउ अब आप जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हो अपना प्लान। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट, ये प्रिंसिपल्स है इसके, ठीक है। यानी कि आप टॉप लेवल का इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करते हो। लॉन्ग टर्म आपका व्यू पॉइंट होता है, आप लंबी रेस के लिए देख रहे हो। कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग आपने अगर कर ली है एंड आपको एग्जीक्यूट करना है, कमिटमेंट ज़रूरी है। आपने सब प्लान कर दिया एंड बीच में ही छोड़ दिया तो पूरा काम जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। फिर लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल्स, ठीक है। एड्रेस बैरियर्स टू ऑब्जेक्टिव्स। अब जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं? स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट रेंज। स्ट्रैटेजिक यानी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। टैक्टिकल एक स्पेसिफिक फंक्शनल टर्म के चीज़ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग रेंज वर्सेस शॉर्ट रेंज, 3 years और मोर वर्सेस लेस देन अ ईयर। लॉन्ग क्या होता है? 3 साल से ज़्यादा के लिए कोई चीज़ चलेगी प्लान, ठीक है। और शॉर्ट रेंज क्या होती है? 1 साल से भी कम। अब डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स मेक चॉइस इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन। एक एक वर्ड को मैंने अलग अलग पढ़ा है तो ताकि आपको अलग अलग चीज़ें ऐसे समझ आए। आप सबसे पहले क्या करते हो? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो, फिर आप उनको इवैल्यूएट करते हो कि ये किस हद तक सही है, फिर आप एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम, रिसोर्स, इकोनॉमी, रिस्क, ठीक है। एंड देन यू इम्प्लीमेंट इट। और जब इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करते हो? फॉलो अप एंड फीडबैक, यानी कंक्लूजन और एक फीडबैक कि लोगों को वो चीज़ कैसी लगी, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी वो जगह, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर हर एक इंसान को अलग अलग काम जो है एलोकेट किया जाता है, अलग अलग काम वो करते हैं और वो हर एक अलग अलग काम में वो इंसान स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। क्लियर डेफिनेशन ऑफ जॉब, सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ, चेन ऑफ कमांड एंड पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको अच्छे से पता है सबका क्या काम है, कोई किसी के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, एक्सेप्शन प्रिंसिपल, हायर मैनेजमेंट हैंडल्स ओनली एक्सेप्शनल इश्यूज। अब कोई बार बार आके ये थोड़ी देखेगा कि कंपनी के अंदर ये चल रहा है, किसी से लड़ाई हो गई है वगैरह वगैरह, और उसको जो भी है इम्पोर्टेंट जो काम है वो तो वही देखेगा ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट तो, ठीक है। फिर है स्पैन ऑफ सुपरविजन, यानी खूब सारे सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स वगैरह रखे जाते हैं ताकि वो ग्रुप के ऊपर निगरानी रखी जा सके, उनका ध्यान रखा जा सके, उनके कंट्रोल किया जा सके, डायरेक्ट किया जा सके, ठीक है। बैलेंस, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। इनफॉर्मल क्या होता है? सोशल नेटवर्क्स विद इन द वर्क प्लेस।
डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल क्या होता है, हायरार्की रूल्स, हर एक चीज़ बहुत फॉर्मल तरीके से की जाती है, फॉर्मेलिटी के साथ की जाती है, ठीक है। ओरिजिन मैनेजरियल डिसीजन, और इनफॉर्मल में क्या है ओरिजिन, नेचुरल एसोसिएशन। पर्पस फॉर्मल का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और इनफॉर्मल का सोशल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एक्टिविटीज फिक्स्ड वर्क आवर्स यूनिट्स, इसके अंदर जो है वेरिएबल होता है इनफॉर्मल के अंदर। स्ट्रक्चर एकदम क्लियर अथॉरिटी होती है। इनफॉर्मल के अंदर कोई किसी से भी बढ़िया अच्छे से बात कर रहा है, किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई मैगजीन का हो गया या फिर कोई रेडियो का हो गया ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा काम जो है फ्रेंडली तरीके से किया जाता है। मेंबरशिप वन ग्रुप, और इनफॉर्मल में होता है मल्टीपल ग्रुप्स। नॉर्म्स क्या होता है, एकदम प्रिस्क्राइब बिहेवियर, जैसा आपको बोला गया वैसा आप करोगे। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल रिवॉर्ड्स, इनफॉर्मल पनिशमेंट्स, जो भी आपने काम नहीं किया उसके वगैरह के लिए, ठीक है। नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पैन इंक्लूड नेचर ऑफ वर्क, मैनेजर, सबऑर्डिनेट, efficiency, staff assistance and degree of decentralization. Organization charts and manuals. Organization chart क्या होता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसके अंदर हर एक चीज़ को अच्छे से बताया गया होता है चार्ट्स के डायग्राम्स के फॉर्म में। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ये चार्ट के बेसिस पे थ्रू पे बताया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, डिटेल्ड, ठीक है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, फंक्शंस, ये सारे जो है ये मैनुअल में दिए गए होते हैं। एक मैनुअल सारे ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, आप सब ने ध्यान होगा आप सबको कि एक मोटी सी किताब होती है या फिर एक पतली सी किताब भी होती है, जिसके अंदर सारे कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और ये सब लिखे हुए होते हैं। आपको कैसे बिहेव करना है ये सब तक लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइज यानी अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथ में, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी बटी हुई है। अब ना तो सेंट्रलाइजेशन पूरा अच्छा होता है, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा मैनेजमेंट जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हैं, वो ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ तरीके से रन कर पाता है। जैसे एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन वाला, उसके अंदर क्या है, मैं आप लोगों की हेड हूँ, सिर्फ मैं बताए जा रही हूँ आपको ये करना है, ऐसे करना है, और मुझे आपका कोई ओपिनियन नहीं सुनना, कोई आपका कुछ भी नहीं सुनना, मुझे जानना ही नहीं है आपको क्या चाहिए, क्या काम है आपको करने का है, मैंने बोल दिया है करने का है तो आपको करना है, ठीक है। तो इसके अंदर एम्प्लॉय दुखी रहते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं हो पाता है। वही डिसेंट्रलाइजेशन है, मैं हेड हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपने काम में बिजी हो, मैंने आपको कोई टास्क दिया कि बहुत ज़रूरी टास्क है आपको कंप्लीट करना है, बट यू ऑल आर अनबॉदर्ड, आपको करना ही नहीं है, मन ही नहीं है, मूड ही नहीं हो रहा है करने का। तो इसके अंदर भी जो है केओस बना रहेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोनों बराबर हो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तो ही वो वर्क प्लेस अच्छा सा काम करता है। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल इंश्योर्स एक्टिविटीज कन्फर्म टू प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स, यानी बराबरी से काम होना, ठीक है, होता है कंट्रोल। इसके जो है फंक्शन इन्वॉल्विंग दीज स्टेजेस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आपने बोला ये करने का है, फिर आपने मेजर किया उनका परफॉर्मेंस, फिर आपने कंपेयर किया कि आपने जो बोला था और उन्होंने जो किया वो बराबर है या नहीं, कम है या ज़्यादा है, फिर आप करेक्ट करोगे अगर कुछ गलत है तो। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, हर जगह अप्लाई होता है, ये कंटिन्यूस होता है, प्लानिंग और एक्शन से लिंक्ड होता है, रिलाइज ऑन डेलीगेशन, आपने किसको अथॉरिटी दी है काम करने की। इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये जो है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस है वो आराम से हो पाए, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंड्यूसेस साइकोलॉजिकल कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशंस ऑफ एक्टिविटीज़, इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। टाइप्स एंड एरियाज ऑफ कंट्रोल क्या होता है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल,
आपने मना कर दिया नहीं करना है तो नहीं करना है, आपने मना कर दिया पैसे दे के नहीं करना है तो वो फाइनेंशियल में चला जाएगा। कंट्रोल ओवर एक्चुअल एंड एंटिसिपेटेड परफॉर्मेंस, कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड पर्सनल, यानी आपको जो काम दिया गया है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपको बताया गया कि यही करना है, इसके अलावा किया तो पैसे कट जाएंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल्स फॉर की रिजल्ट एरियाज एज पर पीटर ड्रकर, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज, प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेज एटीट्यूड्स, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती है कंट्रोल की। अब है ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल क्या होता है, बजटरी कंट्रोल, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें ही काम करना है। मॉडर्न, उसके अंदर आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट, ऑडिट, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये मॉडर्न है। रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, क्या क्या ज़रूरी है इफेक्टिव कंट्रोल के लिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, एग्जैक्ट अच्छी वाली टेक्निक्स होनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट बनना चाहिए आपका और जो भी वर्कर्स है जिनको आपने काम दिया है करने के लिए, एम्प्लॉयज़। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए इनकरेज करना चाहिए, टाइमली एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। अब लिमिटेशंस, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिटेशंस भी होती है, हर एक चीज़ हर एक इंसान को तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसमें लिमिटेशंस भी होंगे, उसमें मेरिट्स भी होंगे। लिमिटेशंस क्या है, assumptions में भी फॉल्टी, इंफॉर्मेशन में भी अनरिलायबल, environmental changes may outpace control, rigidity delays and incomplete coverage of informal factors, यानी कि कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंज वगैरह हो गया, आपने कंट्रोल करना चाहा लेकिन आपके हाथ में नहीं रहा वो, तो काम खराब, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो आप ये खुद देख लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। कमिंग टू ब्लॉक 4, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत, फॉर्मल बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। मुझे आपको कुछ बताना है, आपको भी मुझे कुछ बताना है, मैं आपको कोई फैक्ट बता रही हूँ, आप मुझे कोई ओपिनियन दे रहे हो, ये सारी क्या बातचीत है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेचर क्या है, इट्स अ 2 वे प्रोसेस, आप मुझे बात ना बताओगे, मैं आपको बात बता रही हूँ, कम्युनिकेट किया अपन ने। रिक्वायर्स बोथ कन्वेइंग एंड लिसनिंग, अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुनेगा भी तो ना, इसीलिए। कैन बी वर्बल, रिटन और जेस्चरल। वर्बल यानी मैं बोल रही हूँ, रिटन यानी कि मैंने कोई आपको लेटर लिखा है, और जेस्चरल यानी मैं आपको कुछ जेस्चर से बताना चाह रही हूँ। कंटिन्यूस होता है, ठीक है, परमीटिंग ऑल मैनेजरियल फंक्शन एंड लेवल्स। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, क्लियर परसेप्शन ऑफ आइडियाज़, क्लियर तरीके से, पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स फॉर क्लैरिटी, आपने एकदम दिमाग बना लिया है कि आपको ये बोलना है, ये बात करनी है, लेकिन आप करोगे किससे, उसके लिए आपको लोग चाहिए रहेंगे, तो पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स। नाउ ट्रांसमिशन इन कोडिंग, आप अपनी बात जो है वो बताओगे, आपने अपनी बात बताई, नाउ यू विल गेट मोटिवेटेड, क्योंकि आपको जो है फीडबैक मिला है, एक रिसीवर ने जो एक एक्ट किया है उसको मिल चुका है वो चीज़, नाउ वो एक फीडबैक देगा, इवेल्युएट करेगा कि हाँ ये सब ठीक है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, एक कम्युनिकेटर होता है, इनकोडिंग, मैसेजेस, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक। कम्युनिकेटर, मैंने एक कम्युनिकेटर हूँ, ठीक है, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैंने कुछ बोला, ठीक है, मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, तो कम्युनिकेटर मैं हूँ। एनकोडिंग यानी मैंने लिखा हेलो, मैसेज सेंड किया, मीडियम था उसका ऑनलाइन वाला, ठीक है। अब मैंने मैसेज किया आपको, आपने मैसेज देखा हेलो, आपने उसको मतलब पता चला हेलो का, तो फिर आपने भी मुझे लिखा हेलो, आप रिसीवर हो गए, डिकोड हो गया, आपने फीडबैक दिया हाय, ठीक है। ये जो हुआ आपका एलिमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर रिलेशन है तो फॉर्मल, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल के अंदर आप ऑफिशियल एकदम अच्छे से बात करते हैं, इनफॉर्मल यानी अपन एक दूसरे से जो फ्रेंड्स वगैरह तरीके से जो बात करते हैं वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय फ्लो, एक वर्टिकल फ्लो होता है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है। वर्टिकल यानी जो अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल जो साइड वाई में चलता है, और डायगनल यानी जो बीच में से जो होता है ना, अक्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है। मेथड क्या था, वर्बल था, रिटन था और
जेस्चरल था। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है? नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको क्या प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। इनेबल्स जॉब परफॉर्मेंस, आप बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने कुछ गलती करी है। फिर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ऐसा क्या है जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स है, ठीक है। अब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स, वो ज़्यादा ही फिल्टरिंग हो जाती है। आपने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, जो आपने एग्जैक्ट बात बोली थी वो तो पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है। फिर लैंग्वेज है, आपने कुछ बोला, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो लैंग्वेज बैरियर हो गया। स्टेटस डिफरेंस, हम छोटे लोगों से बात नहीं करते, हम गरीब लोगों से बात नहीं करते, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, वो स्टेटस डिफरेंस आ गया। फिजिकल डिस्टेंस, आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, बैरियर्स हो गया। इमोशनल, यानी एक कोई डिस्ट्रस्ट हो गया कि अब मुझे इससे बात ही नहीं करनी, उसने तो मेरा भरोसा ही खो दिया, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड इफेक्टिवनेस, एनालाइज आइडिया, प्रॉब्लम, पर्पसफुल, एक क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। कंसिडर टाइमिंग, क्लाइमेट एंड कंसल्ट अदर्स। टाइमिंग देखो, आपको यूएसए में कोई मैसेज भेजना है, अभी आपके यहाँ पे तो सुबह हो रही है, उनके यहाँ पे कुछ रात हो रही है, कहीं पे भी, मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फॉलो अप एंड फीडबैक, encourage receivers response, consistency with long term interest, action after communication matters, mutual trust and careful listening is crucial. Now what is motivation? ठीक है, मोटिवेशन यानी आप किसको कितना मोटिवेट कर सकते हो, आप कितना किसी को ड्राइव कर सकते हो कोई गोल अचीव करने के लिए, ठीक है, वो होता है मोटिवेशन। सब आपको एकदम ही साहस से भरी एकदम मोटिवेट कर दे, आपको यूट्यूब पे भी आता है ये, दिस इज द मोटिवेशन यू नीड वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये मोटिवेशन है। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या है? मैस्लो की थ्योरी है, एक हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, एक मैकग्रिगोर की थ्योरी है और मैकक्लेलन की थ्योरी है। अब मैस्लो की थ्योरी क्या है? काफ़ी फेमस है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसके अंदर सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल, यानी किसी को रोटी कपड़ा मकान, सबसे बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान। फिर उसके ऊपर सेफ्टी, आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसकी सेफ्टी। एक सोशल, अब आपको जो है पैसे मिले तो आपका एक सोशल जो है स्टेटस बढ़ा है। फिर आपकी एस्टीम, आपको पीयर प्रेशर में आपको कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि अब मेरा ये सब मुझे मिल चुका है, ठीक है, अब मुझे जो है अंदर लोग रेस्पेक्ट वगैरह और करें, तो ये जो होती है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, ये क्या है? हाइजीन फैक्टर्स। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं आपकी सैलरी, इंसान को पहले क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। फिर मोटिवेटर्स, फिर कोई अचीवमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसको भी खुशी मिलती है। फिर है मैकग्रिगोर्स थ्योरी, एक्स एंड वाई, एजम्पशंस अबाउट वर्कर्स एटीट्यूड, नेगेटिव और पॉजिटिव, वर्कर का एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से। फिर मैकक्लेलन की थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए कि मैंने ये किया है। आप मोटिवेट करते हो किसी को एंड आप बताते हो कि आपने ये इतना अच्छा किया, तो वो एक अंदर से एक खुशी आती है, एक पावर बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, अब तो मैं ये कैसे भी ना ये काम वगैरह कर सकती हूँ, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिव। इंट्रिंसिव क्या होता है? ड्रिवन बाय इंटरेस्ट। इंटरनल होता है इंटरेस्टिक, इंटरनल, अंदरूनी खुशी। और एक्सटर्नल यानी पैसे, रिकग्निशन, प्रमोशन, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन, खुश हो जाते हैं लोग, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, रिड्यूसेस एब्सटिनिज्म, मतलब रोज़ रोज़ छुट्टियाँ नहीं लेते हैं, अलाइंस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जॉब एनरिचमेंट, मेकिंग जॉब्स मोर रिवॉर्डिंग एंड मोटिवेटिंग बाय डाइवर्सिफाइंग टास्क एंड इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है लीडरशिप। अब लीडरशिप यानी एक प्रोसेस जिसके अंदर आप किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हो टुवर्ड्स अचीविंग अ सच एंड सच गोल, ठीक है। आप गाइड करते हो, आप इंस्पायर करते हो, आप मोटिवेट करते हो एक अपनी टीम मेंबर्स को, तो वो आप लीडर हो, आप ये जो है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। अब थ्योरी है ऑफ लीडरशिप, ट्रेट थ्योरी। लीडर्स possess certain inherent qualities, empathy,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये अंदर से, ये ट्रेट है। बिहेवियरल थ्योरी यानी कि ब्लेंड ऑफ कंसर्न फॉर पीपल वर्सेस कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। लोगों के लिए भी आपको चिंता है, बट आपको अपने प्रोडक्शन के बारे में भी आपको अपनी चिंता है। सिचुएशनल थ्योरी यानी डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, पावर, पोजीशन, रिलेशन, इसके ऊपर। फिर है पाथ गोल थ्योरी यानी आपके पाथ, क्लैरिफाई पाथ, रिमूव ऑब्स्टिकल्स एंड अलाइन रिवॉर्ड्स विद गोल्स। लीडरशिप की स्टाइल्स होती है, ये अपन ने कॉमर्स में 11th-12th में भी अपन ने पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ में। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी स्फेयर। ऑटोक्रेटिक यानी लिटिल कंसर्न फॉर सबऑर्डिनेट्स, सारा कंट्रोल मेरे हाथों में ही होगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्स। डेमोक्रेटिक यानी इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो, दूसरे लोग भी है। और लेजी स्फेयर यानी पूरा ही फ्रीडम है, कोई किसी से भी बात कर रहा है, किसी से सब खुश है, कोई लीडर नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीडम। अब फंक्शन ऑफ अ लीडर, लीडर का क्या काम है? डेवलप टीम वर्क, ठीक है, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करना टू टॉप मैनेजमेंट, उनको एडवाइस करना, काउंसिल करना, उनको अच्छे से समझाना करना, ये सब जो है एक लीडर का फंक्शन है, एक लीडर का काम है। टीम बिल्डिंग एंड इफेक्टिवनेस। टीम बिल्डिंग यानी आपको एक टीम बिल्डिंग करनी है, टीम एक बिल्ड करनी है, टीम आपकी कितनी खुश है आपसे, ये होता है एक टीम बिल्डिंग, ठीक है। हाउ मच आर यू एबल टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये होती है टीम बिल्डिंग। क्या टीम के टाइप्स होते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में आप कमांड देते हो, आप सिर्फ बताते हो, आप टास्क देते हो। इनफॉर्मल में आप मेंटोर करते हो, आपको पता है आपके ग्रुप का इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, आप कहाँ किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, आपके ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। सबसे पहले फॉर्मिंग, आप एक्सप्लोर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो एक्सपेक्टेशंस सबकी। फिर स्टॉर्मिंग, आप कोई इशू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप उसको रिसॉल्व करते हो। फिर है नॉर्मिंग, यानी आप नॉर्म्स डेवलप करते हो। फिर है परफॉर्मिंग, आप परफॉर्म करते हो, अपने गोल्स को मैक्सिमाइज करते हो। फिर एडजॉर्निंग यानी टीम डिसॉल्व्स आफ्टर टास्क कंप्लीशन, यानी खत्म, द कोर्ट इज एडजॉर्न नाउ, यानी अब खत्म हो गया काम आज के लिए। अप्रोचेस टू टीम बिल्डिंग: जोहारी विंडो, रोल नेगोशिएशन, टीम रोल्स, behavior modification, simulation, action, research, appreciative inquiry, force field analysis, and monitoring. Aligning individual and team goals is crucial for performance. टीम इफेक्टिवनेस क्या होती है? यानी आपकी टीम कितनी इफेक्टिव है, आप कितना अच्छे से उनको जो है उनका स्किल जो है वो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छे हैं, कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू ब्लॉक 5, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एक तो उसके वर्कर्स है और दूसरा फाइनेंस है। वर्कर्स को मैनेज कर लेते हैं लोग, ठीक है, लीडर्स, मोटिवेशन वगैरह और सारी चीज़ों से। फाइनेंस कैसे मैनेजमेंट करेंगे? उसके लिए अपन आज ये पढ़ रहे हैं ब्लॉक 5। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अ कंपनीज रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग कैपिटल नीड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द फ्लो ऑफ फंड्स फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी एंड ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट। यानी कि आपके जो फाइनेंस है वो आपको मैनेज करने हैं ताकि आपकी कंपनी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट में टिकी हुई रहे, ठीक है। कोर फंक्शंस क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है, डेट, इक्विटी, वो सब है एस्टिमेट करना। सोर्सिंग फंड्स, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, ये सब लेना, ठीक है। इन्वेस्टिंग इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स, डिसाइडिंग डिस्पोजल ऑफ सरप्लसेस, मैनेजिंग कैश एंड फाइनेंशियल कंट्रोल वाया रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डेट टू इक्विटी वगैरह और ये सब। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि आप अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करो,
आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करो, क्योंकि अगर कंपनी में पैसे नहीं होंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो बूस्ट करना होता है, ठीक है, वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज करनी होती है। अब कहाँ कहाँ से पैसे लिए जा सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ओनरशिप कैपिटल विद वोटिंग राइट्स बट अनसर्टेन डिविडेंड्स एंड हायर रिस्क। इक्विटी यानी आपके पास ओनरशिप वाले हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स यानी फिक्स्ड डिविडेंड्स, फ्यूअर वोटिंग राइट्स, ये सारे जो है ये प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स यानी जो ओनर के जो लगते हैं सबसे पहले, बाकी जो अपन शेयर मार्केट में जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अपन को डिविडेंड भी मिलता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इक्विटी शेयर का मेरिट क्या है, परमानेंट कैपिटल है, कंट्रोल परमानेंट है। डीमेरिट्स क्या है, अनसर्टेन है, डिविडेंड्स रिस्क है। प्रेफरेंस शेयर के क्या है मेरिट, फिक्स्ड रिटर्न है, प्रायोरिटी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दी जाती है, डिविडेंड मिलता है तो। और उसकी डीमेरिट्स क्या है, एक उनको कोई वोटिंग के चांस नहीं है, लिमिटेड अपील है। ना व्हाट आर डिबेंचर्स, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे डिबेंचर्स भी होते हैं। डिबेंचर्स होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। शेयर्स में क्या होता है कि वो पैसे लेते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, वो आप पैसे लेते हैं और वो आपको एक रिटर्न देते हैं, ठीक है, और वो आपको लिटिल ओनरशिप भी आपको मिलती है। डिबेंचर्स में आपको कोई भी ओनरशिप नहीं मिलती है। डिबेंचर्स आर लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट, आप लोन दे रहे हो कंपनी को, वो होता है डिबेंचर्स, ठीक है। जब पब्लिक से लोन लिया जाता है उसे कहता है डिबेंचर्स, ठीक है। टैक्स बेनिफिट मिलता है इसके अंदर, रिलायबल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका डीमेरिट ये है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट इज़ अ बर्डन इन लॉसेस, लॉस हो जाता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्गेज रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर बोरोइंग, आपके पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो आपके पास जो है आपको वही मैनेज करना पड़ेगा, आपके पास और फंड फिर आ नहीं सकते, ठीक है। फिर है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल फर्म्स, ठीक है, छोटी छोटी कंपनियों में अपना पैसा लगाना। एंजल इन्वेस्टर्स वो करते हैं ना। इसके अंदर वेंचर कैपिटल के अंदर प्रोवाइड्स एक्सपर्टीज, नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन बट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इज कॉम्प्लेक्स। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, लीज फाइनेंसिंग के अंदर होता है एक लेसर होता है, एक फाइनेंस लीज होती है, एक लेसी होती है। ओनर जो है गिव एसेट, ठीक है, राइट फॉर रेंट, इनेबल्स मॉडर्नाइजेशन विदाउट परचेज। फाइनेंस लीज क्या होती है, ट्रांसफर्स मोस्ट रिस्क रिवॉर्ड्स। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेसर रिटेन्स रिस्क, ठीक है। प्रोस क्या है, रेगुलर इनकम आती रहती है, टैक्स बेनिफिट मिलता रहता है। कॉन्स क्या है, डबल टैक्सेशन कभी कभी लग जाए तो, ओनरशिप इशू कैन बी कॉस्टलियर ऑल्सो, एसेट में नॉट बी इन अ बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये ऐड अपन ने देखा होगा, ये बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ग्रो, ये एंजल वन वगैरह, और ठीक है उसके अंदर। तो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर होते हैं दो मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी जिसके अंदर अपन फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं कुछ अपने शेयर्स, अपना राइट, अपना प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, होता है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होते हैं शेयर मार्केट्स, जिसके अंदर आपको पैसों की अगर ज़रूरत होती है तो आप अपने शेयर्स जो है वो बेचते हो, मतलब शेयर्स आप खरीदते हो कंपनीज से, ठीक है। अब है ये पढ़ लेना आप, नेचर है इसका, न्यू सिक्योरिटी इशूड होती है प्राइमरी में, लेकिन ट्रेड होता है इशूड सिक्योरिटीज़ का ही सेकेंडरी मार्केट में। पार्टिसिपेंट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट की कंपनी होती है, इन्वेस्टर्स होती है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स होते हैं। और प्राइस होती है फिक्स्ड आईपीओ और प्राइमरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में होती है फ्लक्चुएट, ठीक है, कौन से शेयर का प्राइस क्या है, कितना है, अभी ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी सेम रहे, ठीक है। अब इन सबको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। अब आता है अपन रोल ऑफ सेबी पे। रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, इंश्योर्स फेयर प्रैक्टिस, रजिस्टर्स इंटरमीडियरीज एंड ऑडिट्स स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। सेबी जो है इनका ध्यान रखता है, रेगुलेट करता है कि कोई अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही, कोई कुछ
ऐसा तो नहीं कर रहा हर्षद मेहता जैसा, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी आप ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हो। उसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वर्कफोर्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस क्रिटिकल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वर्कप्लेस हार्मनी। इसके फंक्शन क्या है? मैनेजरियल फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑपरेटिव फंक्शन है यानी डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी ट्रेनिंग, करियर ग्रोथ, कॉम्पनसेशन यानी सैलरी, बोनस, इंटीग्रेशन यानी मोटिवेशन, मेंटेनेंस यानी हेल्थ मेंटेनेंस, वेलफेयर मेंटेनेंस एंड सेपरेशन यानी इंटरव्यूज़, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स। फिर है एडवाइजरी फंक्शन यानी एडवाइजिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड्स ऑन मैन पावर प्लानिंग, पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब है स्किल्स फॉर HR प्रोफेशनल्स यानी ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के लिए क्या क्या उसकी स्किल्स है। उसको कम्युनिकेशन आना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, उसको नेगोशिएशन आना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, टीम ओरिएंटेशन होना चाहिए, किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे रखना है, किसको कितनी नेगोशिएट करना है। ये सब स्किल्स होती है फॉर HR प्रोफेशनल्स। कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस क्या है? रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कॉस्ट भी मैनेज करना पड़ता है, वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप अगर अच्छे नहीं है तो फिर ख़राब हो जाता है काम, एम्पावरमेंट और इंगेजमेंट। और नेक्स्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट है अपन का HRM का, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और एम्प्लॉय इंगेजमेंट, जो अभी अपन ने बोला था। ये क्या होता है? एम्प्लॉय एम्पावरमेंट यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको देते हो, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय इंगेजमेंट यानी कि कमिटमेंट टू जॉब्स, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे ऐसे कंपनी वगैरह होती है ना HR, वो काम है ना, स्टैंड अप कॉमेडी के शोज़ में लेके जाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो उससे जो एम्प्लॉय जो है वो इंगेज रहता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड। आप ये क्वेश्चंस जो है आप ये देख लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब अगर आपको सब समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके, एंड इफ देयर इज एनी डाउट एंड डू कमेंट, ठीक है। बाय।